यहाँ से सवाल आता है, हेडिंग डाले थे नामकरण का आरंभ, उसके आगे लिखना है, हाँ जो भी आप हेडिंग डाले हैं उसके आगे लिखिए और यहाँ से लिखिए और सवाल समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से सवाल आता कैसे है। पहले लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। लिखिए, छायावाद का आरंभ कुछ लोग, इसको हमने सबको एक कै में समेट दिया है। छायावाद का आरंभ कुछ लोग मुकुटधर की कविता कुर्की के प्रति छायावाद का आरंभ कुछ लोग मुकुटधर की कविता कुर्की के प्रति से, कुछ लोग निराला की जूही की कली से, कुछ लोग निराला की जूही की कली से, कुछ पंत की बीड़ा से, और अधिकतर विद्वान जयशंकर प्रसाद के झरना से मानते हैं। झरना के पास ब्रैकेट में 1918 लिख लीजिएगा, फिलहाल वहाँ तो हम लोग लिखेंगे ही। और अधिकतर विद्वान जयशंकर प्रसाद के झरना से मानते हैं। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई। किसी का नाम लेगा तब हमको बताना है कि अलग क्या है, किसी का नाम नहीं लेगा तो अधिकतर विद्वान झरना से। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न कई बार आता है यही वाला। हिंदी में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। उन्होंने श्री शारदा नामक पत्रिका में अभी तक जो सवाल आया है वो केवल यही आया है कि मुकुटधर पांडे की छायावाद शब्द का नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया। लेकिन अब अगला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे पहले उस कहाँ, किस लेख में या कहाँ छपा था, क्या था। तो उसका उत्तर अगले वाले में आएगा, ये जो श्री शारदा वाला प्रकरण है। क्योंकि ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है कि छायावाद शब्द का जनक कौन है, छायावाद नामकरण। लेकिन अब हमको यहीं तक नहीं सोचना है, हमको आगे भी सोचना है कि इसके आगे प्रश्न कहाँ तक जाएगा। ठीक, तो इसके आगे प्रश्न जाने की गुंजाइश यही है कि सबसे पहले ये नाम उन्होंने किस पत्र या पत्रिका में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिपोर्ताज का जन्म जो है रूपाभ से होता है, शिवदान सिंह चौहान का रूपाभ में छपा था। तो ये प्रश्न कई बार आया कि लक्ष्मीपुरा छपा कहाँ था। एक तो लक्ष्मीपुरा है ही रचना, ये तो एक अलग प्रश्न हो गया, लेकिन वो छपी कहाँ थी ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो गया। फिर एक प्रश्न उसी में और घुसा था कि रूपाभ के सह संपादक कौन थे, रूपाभ निकलता कहाँ से था, रूपाभ कब निकला था। तो यही होता है ना कि प्रश्न कहाँ तक ये बना सकते हैं, आगे कहाँ तक ये ले जा सकते हैं। आगे लिखिए, श्री शारदा 1920 ब्रैकेट में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में, इन्होंने श्री शारदा जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में
छायावाद विषयक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित कराई। पत्रिका में छायावाद विषयक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित कराई। डैश करके उन चारों निबंधों का नाम हम लिख देते हैं। पहला लिखिए कवि स्वातंत्र। दूसरा लिखिए छायावाद क्या है। नहीं, 4 निबंध थे तो पहला कवि स्वातंत्र हो गया, दूसरा है छायावाद क्या है, चारों निबंधों के नाम है ना। हिंदी में छायावाद, कवि स्वातंत्र, छायावाद क्या है, हिंदी में छायावाद, स्वतंत्र। एक निबंध रिपीट हो गया है, इसका नाम हम कल बताएंगे। हमने चौथा भी वही लिख दिया है, सेम नाम, चौथा कुछ अलग होगा। एक निबंध के लिए स्थान छोड़ लीजिए आप। अभी देखिए सुबह सुबह हमको याद आया था कि हम इरावती को किसने पूर्ण किया था, अभी देखेंगे, लेकिन फिर भूल गए। चलिए इसको हम कल देख लेते हैं। अगला, इसी का अगला पॉइंट, एक स्थान छोड़ के। इसके बाद नए पॉइंट से रहेगा। इसके बाद सन 1921 में इस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में सुशील कुमार कुंभज ने छायावाद नाम से एक निबंध लिखा। इसमें 2 सवाल केवल इतने जानना है कि सरस्वती में सबसे पहले छायावाद शब्द का इस्तेमाल सुशील कुमार कुंभज ने 21 में किया है, और उन्होंने श्री शारदा जबलपुर पत्रिका से जो आती थी वहाँ पे उन्होंने छायावाद विषयक लेखमाला चलाई थी। अभी आगे आपको आएगा, एक सवाल भी बनता है कि जो मुकुटधर पांडे का छायावाद था वो अंग्रेजी शब्द मिस्टिसिज्म का हिंदी अनुवाद था। उन्होंने जो छायावाद कहा है वो अंग्रेजी शब्द मिस्टिसिज्म का, अभी उनकी परिभाषा में आ रहा है। उनको लगा कि बंगला में ऐसी जो कविताएं थी उसको हिंदी में जब आया गया, मतलब वो उसका रूपांतरण हुआ, तो उसी के लिए उन्होंने छायावाद शब्द इस्तेमाल किया था। तो जब मुकुटधर पांडे से हम शुरू करेंगे तो इतने 5-7 सवाल बन रहे हैं। पूरा मुकुटधर की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास है। ठीक, एक सवाल, आचार्य शुक्ल ने इनको मैथिली शरण गुप्त के साथ छायावाद का प्रवर्तक माना। 2 सवाल, छायावाद शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल इन्होंने किया। 3 सवाल, कहाँ किया? श्री शारदा पत्रिका में किया। कब किया? 1920 में किया। कितने निबंध थे? 4 निबंध। सरस्वती में किसने किया? कुंभज ने, और 21 में किया। इस तरह से आप जो है पूरे सवाल को निकालिए कि एक आदमी से कितने सवाल बन रहे हैं। फिर उसी में और 1-2 सवाल हम लोगों ने लिखा था कि ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं।
अब आप खुद सोच लीजिए कि इसके बाद मुकुटधर पांडे में क्या बचता है। मुकुटधर पांडे से और कौन सा सवाल पूछेंगे, या जितने आए होंगे यहीं से घूम फिर के आए होंगे। अब हम लोग लिखते हैं छायावाद की परिभाषाएं। पहले मुकुटधर पांडे के अनुसार, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर शुरू हो रहा है तो पहले पांडे जी को ही लेते हैं। मुकुटधर पांडे, डबल डॉट कॉमा लिखिए। अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य। ये ध्यान रखिए कि जो भी शब्द आपको समझ में ना आए, कोशिश ये करिए कि जो शब्द आप लिख रहे हैं उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत ज़रूर जानिए। अगर ना समझ में आए तुरंत उसको टोकिए, हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसे शब्दकोश के सहारे खोज के लाएंगे। लेकिन अगर शब्द समझ में आ गया तो आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई कठिन शब्द हो तो तुरंत आप उस पर रुक के तर्क वितर्क कर लीजिए। अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की, बंग का मतलब समझ रहे हैं बंगला साहित्य, बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द वर्तमान स्थिति की कुछ जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म शब्द के लिए आया है। सुनते ही समझ जाएंगे कि यह मिस्टिसिज्म शब्द के लिए आया है। अब एक नया सवाल अगर बनेगा तो क्या बनेगा कि छायावाद शब्द जो है किस अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है, किस शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये एक अलग सवाल बन गया। अब अच्छा सवाल है कि छायावाद का अंग्रेजी वर्जन है मिस्टी, या उलट के कहें मिस्टिसिज्म का हिंदी वर्जन है, और किसके अनुसार अगर पूछ ले तो मुकुटधर। ऐसे तैयारी बनाइए अपनी। ठीक, अगला लिखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। पुराने ईसाई संतों के छायाभास, पुराने ईसाई संतों के छायाभास और यूरोपीय क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, पुराने ईसाई संतों के छायाभास मतलब जहाँ छाया का आभास दिखाई दे, छायाभास, छायाधन आभास, जहाँ पे समझने में कठिनाई हो वहाँ तोड़ लीजिए। हिंदी में मतलब हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा शब्द जब उसे तोड़ लेंगे तो उसका अर्थ निकल आएगा। आगे चलिए। छायाभास और यूरोपीय क्षेत्र से प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, और यूरोपीय क्षेत्र से प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची गई कविताएं ही छायावादी कविताएं हैं। प्रवर्तित
कहाँ चला गया, आध्यात्मिक, हाँ, प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची गई कविताएं ही छायावादी कविताएं हैं। ये एक तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरह से इसका स्रोत क्या है, पाश्चात्य। इनका कहने का तात्पर्य क्या है, यूरोपीय साहित्य में, अर्थात इसका जो मूल है वो भारतीय नहीं है। ठीक, इतना धीरे बोल रहे हैं तब ये हाल है। हम अपनी स्पीड और बढ़ाएंगे। अब समय घटाने का नहीं है, बढ़ाने का है। ठीक, शुक्ल जी की 3 परिभाषाएं हमने लिखी है, तो फिर अभी नेक्स्ट भी शुक्ल जी ही रहेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। शुक्ल जी की ने छायावाद शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने छायावाद शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया। शुक्ल जी ने छायावाद शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया, डैश करके, एक काव्य वस्तु के अर्थ में, एक काव्य वस्तु के अर्थ में, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम के प्रति आलंबन भाव बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। दूसरा, शैली के अर्थ में। दूसरा, शैली के अर्थ में। अच्छा, अभी और है, अभी 2-3 और है। यहाँ केवल एक चीज़ हम आपको समझाते चलें, मुझे लग रहा बहुत लोग नहीं समझे होंगे। एक आया काव्य वस्तु के अर्थ में। काव्य वस्तु का तात्पर्य केवल इतना हुआ कि कविता करने के लिए जो विषय ये लोग चुनते थे, जिस पे वो कविता करते थे। इसी चीज़ को महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत पशु तक, अनंत समुद्र अनंत आकाश। तो जिस विषय को, काव्य का मतलब, काव्य वस्तु का मतलब वो वस्तु जिस पर ये कविता लिखते हैं। जैसे उन्होंने प्रभात पे लिखा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पे डूबो रही। जैसे संध्या सुंदरी पे निराला ने लिखा। जैसे नौका विहार पे पंत ने लिखा। तो ये नौका विहार नदी का चित्रण क्या है, उसकी काव्य वस्तु है। तो काव्य वस्तु का मतलब कि कम से कम छायावादी कवियों का जो काव्य लिखने का जो विषय था, वो द्विवेदी युगीन कवियों से अलग था। क्या अलग था? जहाँ पे ये अनंत और अज्ञात प्रियतम के प्रति आलंबन भाव रखकर, मतलब इनका जो प्रिय होता था वो कौन था? अनंत और अज्ञात होता था, लेकिन उसी के सहारे ये प्रेम का चित्रण करते थे। ठीक, तुम चंचल गत सुर सरता मैं तुंग हिमालय, या तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ शोर क्या है, या
डायरेक्टली संकेत प्रसाद भी नहीं करते, लेकिन कहते हैं इस करुणा कलित हृदय में अब प्रेम रागिनी बजती विकल रागिनी बजती है। तो इनका जो सबसे पहला परिवर्तन, सबसे पहला चेंज आया वो काव्य वस्तु के क्षेत्र में ही आया कि जहाँ से जिस जिस विषय पर द्विवेदी युगीन लोग कविता लिखते थे वो विषय ही इनके यहाँ चेंज हो गया। और वो विषय क्या हुआ कि अनंत और अज्ञात प्रियतम के प्रति आलंबन भाव दिखाया, जो कविता में नई बात थी। अब तक रीतिकाल में सुजान सामने थी तब प्रेम आ रहा था, सुभान सामने थी तो बोधा को प्रेम आ रहा था, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ सवाल ये आके खड़ा हो गया, यहाँ तो न कोई सुजान है न कोई सुभान है, लेकिन प्रेम निवेदन कुछ कुछ वैसे है, उतना खुल के तो नहीं है। लेकिन ये लोग कहीं न कहीं कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक। खास करके तीनों कवियों में देखिए तो मैं का प्रयोग तीनों लोग कहते हैं। देखा एक दुखी निज भाई, झट उमड़ वेदना आई, या निराला कहते हैं मैं चंचल गति सुर सरिता। तो ये मैं क्या था? मैं स्वयं कवि का मैं था, जो वो भोगता था, जो वो महसूस करता था। तो पहला परिवर्तन क्या आया काव्य वस्तु के क्षेत्र में? जहाँ जहाँ पे कविता द्विवेदी युगीन लोगों ने लिखा था वहाँ से हट के इन्होंने काव्य लिखने का जो विषय था उसे कुछ हटा दिया। लिखने का विषय अगर न हटाए होते तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जूही की कली को इनकार क्यों कर देते छापने से? क्या इसके पहले कली का चित्रण नहीं हुआ था? लेकिन जिस रूप में चित्रण हुआ था, जिस मादक श्रृंगार के रूप में हुआ था, वो द्विवेदी जी के चश्मे में अश्लील नजर आई। इसका मतलब क्या था कि उसी क्षेत्र पे द्विवेदी युगीन जो नैतिकता थी उसको छायावादी कवियों ने भंग कर दिया। ठीक, समझ गए काव्य वस्तु क्या है? चलिए आगे लिखते हैं। अभी शुक्ल के ही कथन चल रहे हैं, 4-5 कथन हैं शुक्ल के। लिखिए अगला, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ दूसरा शैली के अर्थ में। बस खत्म वहीं है? नहीं, शैली का मतलब यहाँ पर अभी आगे आएगा। शैली में कथन कहने का ढंग आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, शैली का मतलब होता है कथन कहने का ढंग। आप इसे आगे पढ़ते हैं कि विवेचनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। तो ये शैली क्या होती है? लोगों को बात करने का ढंग होती है शैली। एक ही घटना, हम 33 लोग हैं, एक ही घटना आएगी तो कोई उसे खूब बढ़ा चढ़ा के बताएगा, कोई एक शब्द में बता देगा कैसा हुआ। तो जो इतने में बताएगा वो समास शैली में बोला, शुक्ल जी की भाषा में वो समास शैली हो गई, जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार ठूंस ठूंस के भरे गए थे। और कोई दूसरा व्यक्ति होगा खूब लंबे चौड़े से बताएगा कि यहाँ गए, ऐसा हुआ, 2 पक्ष आए, कहा सुनी हुई, मारपीट हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, पुलिस आई। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? उल्टा हो गया सॉरी हमसे। शुक्ल जी समास शैली में, समास का मतलब संक्षेप होता है, व्यास शैली का मतलब विस्तार होता है। तो जो आदमी इसे खूब लंबे चौड़े में बताएगा वो व्यास शैली में बोल रहा है, और जो एकदम स्पष्ट बताया कि ये घटना थी, ऐसा हुआ और ऐसा इन लोगों ने कर दिया, वो समास शैली में हो गया। तो शैली का मतलब है यहाँ पे कथन कहने का ढंग। तो जब काव्य वस्तु बदल गई है तो कथन कहने का ढंग भी बदल जाएगा। ठीक, आगे आगे चलिए, त्रिपाठी कुछ छूटेगा नहीं। आगे लिखिए, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पे अप्रस्तुत का कथन। हर परिभाषा आपको कुछ न कुछ समझने में मदद करेगी। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अब तक हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सामने सीधे सीधे आ जाता था
प्रस्तुत उपस्थित कर दिया जाता था कि नायिका है तो नायिका का मुख चंद्रमा के जैसे है। प्रस्तुत मतलब उपस्थित, लेकिन यहाँ क्या है, प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत। यहाँ कहते कम है, संकेत ज़्यादा कर देते हैं। यही है शैली। इसके पहले के देखिए, इसको ऐसे आप समझिए त्रिपाठी, एकदम व्यवहारिक उदाहरण में, कि जैसे हम कहें आप गुलाब जैसे सुंदर हो, तो हम इसका मतलब फिर हम आपको कमल, चमेली और जितने अनन्य फूल हैं से अलग करके केवल गुलाब तक सीमित कर दिए। लेकिन जब हम कहें कि आप फूलों से भी मतलब सुंदर हैं, तो फूलों से का मतलब उसमें फिर जितने फूल हैं आप कल्पना कर लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें अप्रस्तुत का जब कथन किया जाता है तो पाठक को कल्पना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने गद्य में यही चीज़ आपको बताई थी कि जैनेन्द्र जैसे शुरू करते हैं त्यागपत्र, माँ बहुत सरल हृदय थी किंतु वैसे ही उदार डाट 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 डाट। अब ये डाट 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 क्या है? इसका मतलब जितनी स्त्रियों में दुर्गुण होते हैं उस डाट डाट में आप भर लीजिए, या जितना, अगर आप में हम कह रहे हैं आप फूलों से भी सुंदर हैं, तो जितने फूल आप सोच सकते हो, ये अप्रस्तुत ही तो है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। ये प्रस्तुत के स्थान पे क्या है? अप्रस्तुत का कथन। कभी वो प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। और हम लोग खूब कल्पना करके आनंद लें, जितना हमको आनंद लेना हो, जितना सुंदर फूल आप सोच सकते हो उतना सुंदर फूल सोचिए, और फिर उस सुंदर फूल की कल्पना श्रद्धा से करिए। चूंकि वो श्रद्धा के लिए आया है, तो उनकी श्रद्धा कितनी सुंदर थी इसकी कल्पना करने के लिए मनुष्य सक्षम नहीं है। क्योंकि प्रसाद बहुत चालाक आदमी थे, उनकी नायिका इतनी हल्की फुल्की हो जो सब लोग समझ जाएं, ये प्रसाद को मंजूर नहीं था। ठीक, तो एक सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पे अप्रस्तुत का कथन। ये भी छायावाद की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। शुक्ल जी का अगला कथन है। अब देखिए, हर चीज़ आपको समझने में मदद करेगी। अगला कथन, आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास। शैली की बात कर रहे थे ना, ये सब शैली में आ गया। लिखिए, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावादी काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावादी काव्य शैली की असली विशेषता है। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावादी काव्य शैली की असली विशेषता है। इसमें तीन चीज पकड़ने लायक हैं। एक है आभ्यंतर, एक है लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति। कहने का मतलब इसमें जो प्रभाव होता था वो आभ्यंतर मतलब अंदर से प्रभावित करने वाला, बाहर से नहीं। आभ्यंतर प्रभाव साम्य, अंदर से जो आपको प्रभावित करे, उसकी समानता ये लोग करते थे। और उस पर क्या होता था, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक, अर्थात इनकी भाषा क्या थी, लक्षणा और व्यंजना प्रधान। जब लक्षणा और व्यंजना आ जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि बात कह किसी और को रहे हैं लेकिन लक्ष्य कोई और है। यही इसके छायावाद की काव्य शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक कथन शुक्ल जी का और है, अन्योक्त पद्धति का अवलंबन भी छायावाद की एक विशेष लक्षण है। अन्योक्त पद्धति का
अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण है। अन्योक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि अन्य के लिए कही गई युक्ति। जैसे जब बिहारी कहते हैं ना, नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास यही काल, तो इसमें क्या है? अन्योक्ति है। वहाँ कोई कली कोई फूल के राजक बताने की जरूरत नहीं थी, बात वास्तव में यहाँ अन्योक्ति थी। यही चीज छायावाद में आपको अधिकतर, शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अन्योक्त पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण है। कि इस कविता में आपको ज़्यादातर कविताएं ऐसी मिलेंगी जो कहीं कहीं और जाएं लेकिन लक्ष्य कहीं और हो। अगले कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि किसी कविता के भावों की छाया नाम लिखने के लिए माँ लिख के बूंदी लिखिए, पा लिख के बूंदी लिखिए और दा लिख के बूंदी लिख दिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। भाई लिखने का तरीका आपका अपना है, समझना आपको है, याद करना आपको है। इस तरह से लिखेंगे 2 दिन तो परिभाषा में चला जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि किसी कविता के भावों की छाया अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहते हैं। इनकी परिभाषा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगले कवि हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, ये आप जानते हैं कि छायावाद के सबसे समर्थ आलोचक यही हैं। जब ये आ जाए, कई बार ये सवाल आया है कि छायावाद के सबसे समर्थ आलोचक, छायावाद के पक्ष में लिखने वाले सबसे ज़्यादा आलोचक। तो जब छायावाद और एक आलोचक की बात आए जो उनके पक्ष में हो, तो उसमें नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बता दें कि सरोज के विवाह में जो जितने लोग आए थे उसमें एक नंद दुलारे वाजपेयी भी थे। अब समझ लीजिए, जब आप देखते हैं कि छायावाद पे एक तरफ से सरस्वती, सुधा और तमाम पत्रिकाएं हमला करती हैं, तो इनकी भारत पत्रिका और कुछ एकाध पत्रिकाएं थी जो ये हमेशा छायावाद का बचाव करते थे। आगे हम आपको लिखवाएंगे कि सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में छायावादी कवियों के बचाव के लिए तर्क सबसे पहले किसी ने दिया, तो पल्लव में पंत ने दिया। हमले बहुत हो रहे थे लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे रहे थे। जवाब देने का सबसे पहले काम सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव में किया था। ठीक, वो हम आगे लिखवाएंगे। यहाँ हम लोग लिखते हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे आचार्य शुक्ल जानते होंगे, आचार्य शुक्ल के ये शिष्य थे, उन्हीं के अंडर में काम करते थे। लेकिन आचार्य शुक्ल के छायावाद संबंधी मत के सबसे पहले अगर खंडन किसी ने किया तो उनके अपने शिष्य ने। शुक्ल जी का मन मस्तिष्क रामचरितमानस से बना था, तो वाजपेयी जी का मन मस्तिष्क कामायनी से बना था। शुक्ल जी के आधार अगर गोस्वामी तुलसीदास थे तो इनका आधार कामायनी थी, जयशंकर प्रसाद थे। आपको आगे बताएंगे कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो उनका एकमात्र निबंध संग्रह है, उसकी भूमिका चतुर्वेदी जी ने लिखी है, उसका संपादन चतुर्वेदी जी ने किया है। आप जानते होंगे कि अपने जीवन के अंतिम समय में वो इस तरह बीमार हो गए कि कामायनी की प्रूफ रीडिंग भी नहीं कर पाए। वो
कामायनी की प्रूफ रीडिंग शिवपूजन सहाय ने किया था। इसीलिए कामायनी 35, 36, 37 तीनों में मिलती है, क्योंकि उसका अंतिम सर्ग लिखते लिखते आप जानते हैं ना, जयशंकर प्रसाद राज यक्षमा से मरे थे और प्रेमचंद जो है जलोदरा से मरे, कहना गलत है, स्वर्गवास हुआ था, असम्मान होगा। तो प्रसाद जी का जब स्वर्गवास हुआ तो ये मान के चलिए कि कामायनी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई थी, उसे पूरी तरह से पूर्ण करने का योगदान शिवपूजन सहाय को है। इसीलिए वो 35, 36, 37 तक जाके मिलती है। कुछ लोग सहाय के बाद, जैसे प्रूफ रीडिंग के बाद आती है, और कुछ लोग उसमें कामायनी के जो आमुख लिख दिए हैं संवत 1992, अधिकांश विद्वान उसी आमुख को मानते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है संवत 1992 काशी। ठीक, तो इनको बहुत महत्वपूर्ण है ये कई नज़रिए से। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी अभी वहाँ नहीं लिखवाएं, लेकिन आगे लिखवाएंगे। सन 1931 में इन्होंने तीनों कवियों पर एक एक निबंध लिखकर छायावाद के बृहत त्रयी की घोषणा करने वाले यही हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी हल्के फुल्के नहीं हैं, ये जान लीजिए, खास करके छायावाद के संबंध में। लिखिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगले डॉक्टर देवराज। एक दिन हमने बताया था देवराज की पुस्तक का क्या नाम है? खाली छायावाद। कब आई है ये भी बताया था, 1948 में। खाली इतने से काम नहीं चलेगा त्रिपाठी की छायावाद का पतन। छायावाद नामोर सिंह की है, 1955 में आई, लेकिन छायावाद का पतन 1948 में आई, और जिसमें जो दोनों बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं छायावाद पर। ठीक, इसलिए कि छायावाद को समझने समझाने में ये दोनों पुस्तकें बड़ा, ऐसा नहीं बहुत सारे लोगों की पुस्तकें हैं, लेकिन उस समय इन दोनों पुस्तकों का महत्व बहुत ज़्यादा था, छायावाद का पतन और छायावाद। चलिए, डॉक्टर देवराज के अनुसार छायावाद गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। छायावाद गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है, कामा लगा दीजिए, छायावाद गीत काव्य है, कामा प्रकृति काव्य है, और प्रेम काव्य है। आगे उसी में लिख लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया, पूर्ण विराम लगा के, भाषा और शैली जगत में, भाषा और शैली जगत में इसने जबरदस्त क्रांति उपस्थित कर दी। भाषा और शैली जगत में इसने एक जबरदस्त क्रांति उपस्थित कर दी।
अगले शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो कामायनी पर कि छायावाद का उपनिषद है, लेकिन यहाँ हम छायावाद की परिभाषा लिख रहे हैं। कामायनी पे जितने विद्वानों के कथन हैं हम अलग से रखे हैं, वहाँ हम लिखाएंगे आपको। यहाँ आप लिखिए छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी को लिखिए छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। इन्हीं का एक कथन और है तो उसको छोटा सा ही है, नीचे लिख दीजिए छायावाद खड़ी बोली का कला युग है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, अलग कथन हो गया। छायावाद खड़ी बोली का कला युग है। चलिए अगली परिभाषा बहुत पूछी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। नो 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 नो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म, उल्टा हो गया। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। मुझे कोई बताएगा कि इसमें स्थूल क्या था और सूक्ष्म क्या है जिसके प्रति विद्रोह हुआ ये? स्थूल का मतलब विस्तार नहीं, स्थूल मतलब जो भी रचनाएं पहले होती थी बस स्थूल ऐसे लेकर के होती थी। इसमें आप चलिए ज़्यादा समय ना गंवा के हम बता के चलते हैं। आप डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा जब प्रगतिवाद में पढ़ेंगे तो प्रगतिवाद में उन्होंने कहा कि ये उल्टा कर दिया। हमारे पास वो परिभाषा है। उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। आपको ये शायद नहीं मिली हो परिभाषा, मिली किसी को? नहीं मिली ना। ये हमको मिली थी, हिंदी आलोचना किताब है विश्वनाथ त्रिपाठी की, यहाँ चलती है विश्वविद्यालय में। हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की अगर किसी के पास हो तो आप उसमें प्रगतिवाद वाले उस पर जाके देखिएगा, हमारे पास है। और संजोग से मैं एक दिन उलट पलट रहा था तो ये परिभाषा जब मिल गई तो हमने कहा हैं ये तो छायावाद की है, लेकिन ये उल्टा लिख रहे हैं कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का पूछ रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का पूछ रहा है। और दोनों परिभाषाएं नहीं की हैं, केवल एक प्रगतिवाद के संबंध में है, एक छायावाद के। छायावाद में इन्होंने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म दो शब्द आए उसमें हमको ध्यान ये देना है कि हर चीज में, चाहे भाषा हो, चाहे काव्य वस्तु हो, चाहे बिंब हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, जो स्थूल का मतलब होता है मोटा, थोथा। कहते हैं तुम्हारी शरीर बहुत स्थूल हो गई है। स्थूल काय का मतलब मोटा मोटा। इसी को हम दूसरे शब्द में इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। तो द्विवेदी युगीन कविता में चाहे छंद हो, रस हो, अलंकार हो, कविता हो, काव्य की वस्तु हो, उसमें मोटे मोटे शब्दों में हर चीज बता दी जाती थी। लेकिन छायावाद में क्या हुआ कि हर चीज बहुत महीन हो गई, बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाके लक्षणा व्यंजना आ गई, प्रतीक नए आ गए, बिंब नए आ गए, रस निकलने के लिए कुल मिला के इतनी आसानी से जब बात आपकी अभिधा में न कह के लक्षणा और व्यंजना में कही जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बात इतनी गहरी होगी कि आप बहुत आसानी से तुरंत उसे समझ नहीं पाएंगे। यही था मतलब पूरी तरह से इतिवृत्तात्मकता के प्रति इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा ना आपके प्रतीक सही थे, ना उपमान सही थे, ना कविता करने का ढंग सही था, ना काव्य की वस्तु। क्या किसी ने सोचा था कि 3 टांगों पे नतग्रीव मूत्र सिंचित मृत्तिका में खड़ा है धैर्य धन गधा? गधा भी जो है कविता लिखने का विषय हो सकता है? किसी ने सोचा था?
लेकिन उसके लिए जानते हो अज्ञेय ने क्या कहा है? धैर्य धन। उतना धैर्य जब इंसान के अंदर आ जाता है तो उसे गधे की उपाधि दी जाती है। गधा हम लोगों के लिए मतलब एक अपमानजनक चीज हो गई है, लेकिन कवि ने कहा कि वो धैर्य धन गधा, मतलब उतना धैर्य तो हमने इस संसार पे पृथ्वी में किसी को देखा ही नहीं कि उसे चाहे जितना उसके ऊपर बोझा लाद दीजिए, चाहे जितना मारिए पीटिए, कभी वो विरोध ही नहीं करता। इसीलिए आदमी कहते तुम गधे हो, जो बहुत सीधा होता है उसे गधा कहा जाता है, लेकिन गधा का अपमानजनक अर्थ कवि ने नहीं लिया। हमारा कहने का मतलब ये है, मैं कहीं मार्कंडेय को कुछ पढ़ रहा था तो मार्कंडेय की एक लाइन मुझे बड़े अच्छे से याद आ गई कि साहित्य और कला में कुछ भी त्याज्य नहीं होता। त्याज्य का मतलब त्याग देने योग्य। साहित्य और कला में कुछ भी त्याज्य नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु, हर चीज पे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, कितना भी अश्लील गंदा विषय हो, लेकिन उसे साहित्यिक आवरण में लपेट कर मर्यादित रूप से पेश किया जा सकता है, कितना भी चरम यथार्थ हो। बस ये है कि आप 8वां सर्ग पढ़िए कि उसी को बड़ा आज के समय पे बड़ा अच्छा नाटक है 8वां सर्ग, और उसमें 1 मिनट हम बता के चले, 8वां सर्ग आपके सिलेबस में भी है। उसमें कालिदास को सबसे ज़्यादा कष्ट ये रहता है कि जब वो कुमार संभव के 8वें सर्ग का वाचन करते हैं और उन पर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, उसी के बाद वो लाइन आती है कि अगर शासन मेरी रचना पे रोक लगाएगा तो वो अन्य राज्यों में सप्तम स्वरों में सुनी जाएगी। सबसे ज़्यादा कष्ट कालिदास को इस बात का रहता है कि हमारी यह रचना अश्लील है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें एक भी साहित्यकार नहीं होते। उसमें नगर का पुजारी होता है, ठीक, एक मंत्री होता है और एक धर्माधिकारी, क्या जो 4-5 लोग रहते हैं जिनको साहित्य की कोई समझ ही नहीं है, और वो लोग कालिदास की रचना को अश्लील और श्लील सिद्ध करते हैं। तो हमारे यहाँ भी विडंबना क्या है? शिक्षा मंत्री वो बनेगा जिसकी खुद की शिक्षा पता नहीं है कि कितनी शिक्षा है उसके पास। तो आप जब 8वां सर्ग पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ने में। बहुत पतला सा नाटक है, और जिस दिन लाए हम जैसे पढ़ना शुरू किए इतना रोचक था कि उसको पढ़ के ख़त्म करने के बाद भी हमने खाना पीना खाया। तो वही 8वां सर्ग वाली स्थिति है। ठीक, चलिए हम लोग कहाँ पहुँचे थे? हाँ, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। हम वहाँ लिखेंगे अगले में उलट के प्रगतिवाद में कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, लेकिन आप जानते रहिए कि अगर सूक्ष्म के प्रति विद्रोह आया स्थूल का तो वो प्रगतिवाद हो जाएगा, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का आया, अगर पहले स्थूल आया तो छायावाद, और पहले सूक्ष्म आ गया, दोनों नगेंद्र के हैं। क्या नहीं, प्रयोगवादी कविता में वृत्तात्मकता नहीं है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए भाई, हम आपको क्या नहीं, बाहर अगर हुआ होगा तो उसमें कुछ वर्तनी की अशुद्धियाँ रही होंगी, कुछ ऐसा कारण रहा होगा, ठीक है। जैसे कई बार प्रश्न वर्तनी की अशुद्धियों के कारण भी बाहर हो जाते हैं। सही कथन था, अब अज्ञेय को अजेय लिख दिए तो जो बाहर हुआ था ये क्यों बाहर हुआ था? वर्तनी की अशुद्धि के कारण। कामा बिंदी हलंत नहीं सही से लगा होगा। अब यहाँ तो भाई विसर्ग संधि है, उसमें कामा न लगाओ तो गलत सिद्ध हो जाएगी ना, अनुस्वार न लगाओ तो ये चीज़ें होंगी। आगे चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था
छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। छायावाद 2 बार से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। जब यहाँ बैठिए तो कंसंट्रेट होके यहीं बैठिए। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, छूट गया। हम छोटा छोटा करके बोल रहे हैं लेकिन स्पीड यही रहेगी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। आगे लिखिए, यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान में हुआ था। इसलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय, इसलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी है। जैसे ये पलायन की भावना कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। रामजीत, प्रसाद के किस संग्रह में है ये कविता? सही पकड़े हो। ठीक, तो
हालांकि आर्य चतुर्वेदी को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इस कविता को पलायनवादी सिद्ध नहीं किया है। उन्होंने कामायनी की 2 पंक्तियां दी है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उन्होंने कहा ये कितनी विडंबना की बात है कि जो कभी कर्म का भोग करने के पहले कर्म को लगाता है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, उस कवि को हम पलायनवादी कहते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रचिराखा गोस्वामी जी ने भी कहा कि कर्मों की बात करने वाले को जब आप पलायनवादी कहेंगे तो इसीलिए प्रसाद के ऊपर जितने हमले हुए, बाद में वो छायावाद के सर्वश्रेष्ठ और समर्थ रचनाकार बनकर सामने आए। तो इस कविता मतलब इस परिभाषा में आपको ये देखना है कि ये मार्क्सवाद के नज़रिए से देखी गई है, इसीलिए इसमें थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह कहा गया है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो उस समय सामंती व्यवस्था थी, जो कवियों के लिखने के ऊपर नैतिकता का बंधन था, जिसके कारण जूही की कली वापस हुई, ये कविता आने का कारण वो साम्राज्यवादी और सामंतवादी बंधन थे, ना कि ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। इनका देखने का इस कविता को, इसीलिए इन्होंने कहा कि इसमें ये बात ना करिए यार, इसलिए इन्होंने ये कहा कि मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुई। कहने का मतलब ये था कि इसके जितने भी कवि थे वो कोई अमीर वर्ग से नहीं आते थे, चाहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, ये सब कहीं ना कहीं मध्य वर्ग से जुड़े हुए थे। इसीलिए इसमें मध्यवर्गीय असंगति और पलायन दोनों की भावना जुड़ी हुई है। छायावाद की सबसे बेहतरीन परिभाषा अगर किसी की है तो नामवर सिंह की। आगे लिखते हैं हम लोग, मतलब कहीं आपको बोलना भी हो तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की परिभाषा अगर बोलनी है तो नामवर सिंह की बोलिए। लिखिए, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है, पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। आगे और लिख लीजिए, इस जागरण का जिस तरह विकास होता गया, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई। और उसके फलस्वरूप इस जागरण का जिस तरह विकास होता गया, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और उसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का अर्थ भी विस्तार होता गया।
और उसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का अर्थ भी विस्तार होता गया। आपको ये पूरी परिभाषा ना याद हो, लेकिन आधी विदेशी पराधीनता से यहाँ तक आपकी जुबान पे होनी चाहिए कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये जयशंकर प्रसाद निराला सब के साथ समस्या थी कि एक ओर उनके अपने बुजुर्ग कवि जो थे वो हमला करते थे और दूसरी ओर उनके सामने समस्या थी कि उनको वो एक मतलब आज़ाद देश के नागरिक नहीं थे। तो उनकी जो समस्याएं हैं वो एक तरफ से दोहरी लड़ाई लड़ती हैं, एक जो पुरानी रूढ़ियां हैं उनसे और एक विदेशी पराधीनता से। भाई क्या कारण था कि उनको स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे इतिहास के स्वर्ण युग से लाते हैं और उसे नवीन व्याख्या देते हैं, कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। ठीक, अलका कहती है राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। अलका का कथन है ये। आचार्य से अपने कहती है कि आचार्य राज्य किसी का नहीं होता, राज्य सुशासन का होता है। महत्वाकांक्षा का मोती सीप में पलता है। आप ऐसे तमाम सैकड़ों कथन उसमें से देख सकते हैं। बहुत सारे कथन हैं, हम लिखवाएंगे भी, नोट किए हैं। तो आर्य चतुर्वेदी ने कहा भी है ना कि उनका जो नाटक है वो ऐतिहासिक धारा के सहारा लेकर आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति करता है। और वैसे भी देखिए, रचना कोई भी लिखी जाए, अगर आज लिखी जा रही है और उसमें घटना चाहे जहाँ की ले ली जाए, चाहे जब की, मानव उत्पत्ति की ले लीजिए, मानव विनाश की ले लीजिए, लेकिन जब तक उस रचना में आधुनिक भावबोध नहीं भरा जाएगा वो रचना महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। वैसे तो कामायनी में जल प्लावन की घटना ली गई है जहाँ से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें उस घटना का कोई खास योगदान नहीं है। उसमें वो मानव मन की जो वृत्तियां हैं, जो भाव हैं, भाव उनको पकड़ती है। कितनी कमाल की बात है कि कुछ दिन पहले शुक्ल जी मनोविकारों पे निबंध लिखते हैं। उनके यहाँ भी श्रद्धा, भक्ति, क्रोध, करुणा, और इनके यहाँ भी सर्ग का नाम क्या रखा जाता है? श्रद्धा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, आनंद। ये क्या है? ये समय ही वैसा था कि एक तरफ एक आदमी जो है उन्हीं मनोभावों पर निबंध लिख रहा है, दूसरी तरफ उसी युग का एक चरम कवि उस पर कविता लिख रहा है, और जबकि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। शुक्ल जी को लगता है कि ये बिल्कुल जो है विदेशी माल है। उनको लगता है कि ये पाश्चात्य सभ्यता से, बंगला से होता हुआ हिंदी में आया है, और इन लोगों का कहना है कि इसमें विदेशी केवल बाहर से है, इसका सारा अंदर का मैटर देसी है। इसलिए नामोर की परिभाषा आपको आपके जुबान पे होनी चाहिए, कहीं लिखने के लिए भी। और ये मान के चलिए कि भक्ति काल के बाद अगर सबसे ज़्यादा समर्थ काव्य है कोई, सबसे बड़ा आंदोलन है कोई जिसने हिंदी साहित्य को गरिमामय स्थान पे पहुंचाया, तो वो छायावाद है। ये जान लीजिए। इसीलिए छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल पूरा भक्ति काल है, वैसे आधुनिक काल का स्वर्णकाल छायावाद है। ठीक, उसके बाद लिखिए जयशंकर प्रसाद, छायावाद भारतीय दृष्टि से। एक सवाल और यहाँ भूल गए, चल लिखे हैं, याद आ गया। नामवर का मतलब प्रसिद्ध होता है। हाँ, ये भी आप जानते रहिए, हो सकता है कहीं मिल जाए नामवर। तो नामवर का मतलब प्रसिद्ध होता है।
कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। ठीक, इसीलिए हमने नामौर को लिखा था। जयशंकर प्रसाद, छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करता है। छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा, समझ रहे हैं इसको? लिख लीजिए तब बताएं। अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करता है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, इनकी परिभाषा में ये जो शब्द आए हैं ये अपने आप में एक सवाल हैं। कैसे सवाल हैं भी हम बताते हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक